गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग इक्वेशन तक पहुंचे थे। इक्वेशन क्या बनकर आएगा इसमें, ज़रा देखिए। हम यहाँ पे स्टेशनरी वेव फॉर्मेशन इन स्ट्रिंग, तो देखिए पहले एक वेव पल्स ये डेवलप कर रहा है, ध्यान से देखिए इसको, और वह कोलिजन के दौरान ये वापस आ रहा है ना। देखिए ये जो वेव जैसे गया वैसे वैसे वापस आ रहा है। अब देखिए जो वेव वापस आएगा, यदि वो वापस आ रहा होगा उसी समय हम एक वेव इधर से दे देंगे तो क्या वो सुपरपोज करेंगे? और जब सुपरपोज करेंगे तो स्टैंडिंग वेव, एक वेव इधर से आ रही है, यही सोर्स तो यही रहा, हाथ ही सोर्स रहा, ठीक। तो यहाँ से जो वेव पल्स हम देंगे जो आगे की तरफ जाएंगी, जब वो रिटर्न आएंगे उसी समय इधर से वेव पल्स क्रिएट कर देंगे, तो वो देखो दोनों सुपरपोज करेगा और स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन होगा और नोड एंटी नोड आपको दिखाई देगा। देखिए यह दो लूप में ऑक्सीलेट कर रहा है, देखिए देखते जाइए। देखिए थर्ड हार्मोनिक आपको बताते हैं, हार्मोनिक देखिए आगे पीछे हो रहा ना ये। देखिए नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा, और एंटी नोड देखिए। हाँ अब देखिए फिफ्थ हार्मोनिक 5 लूप बन रहा है। देखिए इसके ऑक्सीलेशन फ्रीक्वेंसी यह इंक्रीज करता जा रहा है, देख पा रहे हैं आप। सिक्स्थ हार्मोनिक, देखिए सेवेंथ हार्मोनिक, एट्थ हार्मोनिक, ऐसे डिपेंड करता है कितने हार्मोनिक्स ये मिल रहे हैं। तो हार्मोनिक्स की चर्चा हम लोग न्यूमेरिकली आगे करेंगे। स्टेशनरी वेव फॉर्मेशन इन स्ट्रिंग, तो ये देखिए बच्चों स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग के अक्रॉस ये देखिए है, ठीक है। और ये आपका जो फॉर्मेशन हो रहा है फ्रॉम नोड, ये हो गया आपका नोड, ये भी नोड, और यहाँ पे एक मिल रहा है बीच में एक एंटी नोड। तो देखिए ये सबसे मिनिमम ऑक्सीलेशन हुआ। और कैसे हो रहा है ये देखिए, ये डेवलपमेंट है। अभी तो ये आपको वेव पल्स दिखाया जा रहा है। अब एक लूप का फॉर्मेशन देखिए, इसके बाद अभी दिखाएंगे। अभी ये दिखाया जा रहा है कि वेव पल्स गई और उधर से इंड से टकराकर अपोजिट फेज में वापस आ रही है, ठीक है। और या ये दो लूप में ऑक्सीलेट करने का मतलब क्या है कि ये देखिए एक एंड तो हिंज्ड है और एक एंड में हाथ से पकड़े हुए हैं, तो यहाँ पे हमेशा नोड ही मिलेगा और यहाँ पे भी नोड मिलेगा, क्योंकि ये इसका पोजीशन चेंज नहीं होगा। एक बीचों बीच एक और नोड ले आते हैं, तो देखिए ये ऑक्सीलेशन ऐसे होगा। यही देखिए आपको दिखाया जाएगा सेकंड हार्मोनिक में। और ये डॉटेड इसलिए बना रहे हैं कि जब यह नीचे आएगा तो ये वाला ऊपर जाएगा, यही फिनोमिना हो रहा होगा देखिए वहां पे। ओके। एंड थर्ड हार्मोनिक की यदि हम बात करें तो इसमें देखिए यहाँ पे नोड, यहाँ पे भी नोड, और दो नोड बीच में, ये नोड हो गया, ये नोड हो गया। और एंटी नोड, तो देखिए जैसे यहाँ पे दो एंटी नोड मिले हैं ना, एंटी नोड एंटी नोड, तो दो नोड के बीच में एक एंटी नोड होगा, एंटी नोड एंड एंटी नोड। देख पाए आप? चलिए एक बार और देख लीजिए इसके, और ये फिगर भी बनाइए।
पूरा वीडियो एक बार आप देख लीजिए और रिलेट कर लीजिए, तो आपको ज़्यादा रियलिस्टिक अप्रोच आपको दिखेगा, जो अच्छा लगेगा आपको आगे चल के। चले हम लोग आगे चलें। चले, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेशनरी वेबिनरिज्म। तो देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी, नो नेट एनर्जी प्रोपागेशन इन एनी डायरेक्शन। ठीक है, पूरा लिख देता हूं। दूसरी प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स आर इन सेम loop oscillate in same phase। तीसरा, पार्टिकल्स यानी मीडियम पार्टिकल्स जो स्टेशनरी वेव पे लाई कर रहे हैं, आर इन नेवरिंग loop oscillate in opposite phase। अपोजिट फेज यानी फाई बराबर पाई। एंड द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, all medium particles, medium particle lie on a loop oscillate will be in straight line all medium particles lie on loop will be in straight line by 2 times या by twice
ड्यूरिंग वन ऑक्सीलेशन। एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन होने के दौरान मीडियम के सारे पार्टिकल्स दो बार स्ट्रेटली, जब देखो एक बार जब कर्व ऐसे बनता है, तो हम पिछला केस यदि देखें तो देखो जब वेव फॉर्मेशन हो रहा होता है तो ये देखो आगे पीछे, तो एक ऐसे है पहले कर्व, फिर ऐसे हुआ सीधे, फिर इधर हुआ, और फिर ऐसे हुआ सीधे, फिर ऐसे हुआ। तो जब अभी तो स्टेशनरी वेव फॉर्मेशन अभी नहीं दिखा रहा है, ये जब स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन होने लगेगा, या ऐसे समझिए कि ये देखिए लूप इधर आगे पीछे कर रहा नहीं है, देखिए एक नोड और यहाँ पे एंटी नोड, तो एक सिंगल लूप है ये। देखिए एक स्ट्रेट लाइन में यह दो बार आएगा, है ना। तो चलिए इसको लिखिए। लिखिए फटाफट। इस चारों पॉइंट में किसी को कोई कंफ्यूजन हो, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, यदि किसी को कोई कंफ्यूजन है तो हमें बताएं। ओके, तो डिफरेंट इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द स्टेशनरी वेव। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बच्चों पढ़ा था y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, एक ये वेव था जिसको हमने y1 डिस्प्लेसमेंट दिया था, और y2 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो रिजल्टिंग वेव जो होगा y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, तो देखिए a हो गया कॉमन, और यहां से लिखेंगे साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और प्लस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और प्लस के एक्स। तो इसको हम लोग सॉल्व किए थे, तो आपको याद होगा यह 2 साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स आया था, जहाँ पे हम इसको r साइन ओमेगा टी लिखे थे, जहाँ पे r इज इक्वल टू क्या था 2a कॉस के एक्स हो गया, 2a कॉस के एक्स। यह तब का इक्वेशन है जब दोनों वेव के बीच में कोई फेज डिफरेंस ना हो, यानी ये भी वेव ऊपर से ऐसे बन के आ रही और इधर से भी वेव ऐसे, कोई फेज डिफरेंस नहीं है। पर यदि मैं कहूं कि इफ y1 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और y2 इज इक्वल टू ए साइन
ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई, तो देखिए इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस हो गया पाई, यानी एक वेव ऐसे इधर से बन के और एक नीचे से ऐसे, तो ये हो गया आपका y1 और ये हो गया आपका y2। अब ये सुपरपोज करेगा मिडल में, अब धीरे धीरे स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन होने वाला है। तो इस केस में इक्वेशन क्या होगा, जरा हमें बताइए कि अब y बराबर y1 प्लस y2 करेंगे तो क्या लिखा जाएगा। साइन थीटा प्लस पाई बराबर माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो जरा बताइए हमें, तो क्या लिखें y बराबर जब इसको ऐड करेंगे, बताइए तो। आर कॉस ओमेगा टी, अच्छा ठीक ठीक। वेरी गुड। तो इक्वेशन हमारा हो गया 2a कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स, ऐसा मिल गया। तो यहां से इसको लिख देंगे y इज इक्वल टू आर कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी, या इसको लिख सकते हैं आर देखिए r इज इक्वल टू 2a साइन के एक्स हुआ, तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, जहां पे देखिए r cos ओमेगा टी को हमने लिख दिया r साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो जो हमारा एंटी नोड का जो पॉइंट था x इज इक्वल टू 0 पे हमारा एंटी नोड मिल रहा था, अब x इज इक्वल टू 0 पे ये आपका नोड मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये जो वैल्यू है कहाँ गया, हाँ r इज इक्वल टू 2a कॉस के एक्स, यहाँ जब लिखेंगे x बराबर जब 0 पुट करेंगे तो r बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर 0 पे हमें नोड मिलना लगेगा। तो जितने भी एंटी नोड वाले सारे जो पॉइंट्स थे कौन कौन से,
लेमडा बाई 2 x की वैल्यू 0 हो या x की वैल्यू लेमडा बाई 2 हो, लेमडा हो 3 लेमडा बाई 2 हो, इन सारे पे हमें नोड मिलता चला जाएगा। समझ रहे हैं? और जो एंटी नोड का पॉइंट था कौन कौन सा, ये हो गया नोड के लिए। और यदि हम बात करें, देखो x इज इक्वल टू लेमडा बाई 4, 3 लेमडा बाई 4, 5 लेमडा बाई 4, दीज आर द पॉइंट्स ऑफ एंटी नोड। तो जो नोड वाले पॉइंट थे वह एंटी नोड के पोजीशंस हो जाएंगे और एंटी नोड वाले पोजीशन नोड के हो जाएंगे। तो देखिए क्या चीजें पलट इसलिए गई क्योंकि यहाँ पे साइन के एक्स के जगह वहां पे कॉस के एक्स था। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? तो जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जो नोड के पॉइंट जो पोजीशन नोड के हैं वह एंटी नोड के और एंटी नोड वाले नोड के। जरा बताइए, यदि क्लियर है तो थंब दीजिए। ओके, तो जनरल इक्वेशन क्या बनेगा? तो लिखेंगे जनरल इक्वेशन फॉर स्टैंडिंग वेव इज y इज इक्वल टू r साइन ओमेगा t प्लस अल्फा। ये होगा जनरल इक्वेशन वेयर अल्फा इज द इनिशियल फेज, एंड r इज इक्वल टू, एक हो सकता है पहला केस, r इज इक्वल टू 2a cos kx, या और r की वैल्यू मिल सकती है r इज इक्वल टू 2a साइन के एक्स। जब यदि ये मिलेगा तो ध्यान रखिएगा x इज इक्वल टू 0 पे हमें एंटी नोड मिलता है 2a cos के एक्स, और अल्फा बराबर 0 था जो हमने कल डेराइव किया था। आज जो देखा 2a साइन के एक्स हो गया और साइन ओमेगा टी और प्लस पाई बाई 2, अल्फा बराबर पाई बाई 2 तो कॉस ओमेगा टी में कन्वर्ट हो गया था। और जब भी साइन के साथ के एक्स लगा हो तो एक्स इज इक्वल टू 0 पे हमें नोड मिलेगा। कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। x इज इक्वल टू 0 पे एंटी नोड, या r इज इक्वल टू 2a साइन के एक्स, x इज इक्वल टू 0 पे नोड। ठीक है, तो यदि इसके लिए स्टैंडिंग वेव बनाए, जब r बराबर ये वैल्यू मिलेगा, यानी r की वैल्यू ये और आगे ये रहेगा, r की वैल्यू ये और ये आगे ये रहेगा। तो जब ऐसा होगा तो उस केस में जो वेव का स्ट्रक्चर होगा ये देखिए कुछ ऐसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा। तो ये cos के x है ना, तो हम कहेंगे एम्पलीट्यूड वेरी करेगा, तो पहले 0 पे रहेगा x बराबर 0, और ये x एक्सिस दे दिया, और यहाँ पे x बराबर 0 पे यह 2a, तो यहाँ से स्टार्ट होगा ऊपर से, ध्यान से देखिएगा। और इसके नीचे वाला मैं ऐसे बना रहा हूं डॉटेड। ठीक, और देखिए बच्चों यह पोजीशन x बराबर 0 है, तो यह पोजीशन कितना होगा बताइए तो हमें।
ध्यान से बताइएगा, ये वाला पोजीशन को क्या लिखे हम लोग? ये दूरी कितनी होगी, λ/2 होगी या λ/4 होगी? बताइए। सृष्टि ध्यान से, यहां से यहां के बीच की एक लूप की दूरी λ/2 होती है। हम यहां x बराबर 0 तो यहां पे x बराबर, हिमांग तुम्हारा भी गलत है, ब्यूटी बहुत अच्छे, λ/4 होगा, वेरी गुड। रवि ने λ कुछ नहीं लिखा आगे, हाँ λ/4, तो यह है x बराबर यहाँ पे λ/4। यहाँ बताइए कितना लिखे हैं, λ/4, यहाँ से सब दूरी है, रेफरेंस 0 से स्टार्ट होगा, तो यहाँ λ/4, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, ये दूरी λ/2 होगी, ये तो क्लियर है क्योंकि नोड 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 वाले पॉइंट है, तो यहाँ λ/2, तो यहाँ पे कितना होगा, x बराबर कितना, बहुत अच्छे, λ/2 प्लस λ/4 हो जाएगा 3λ/4, वेरी गुड, यहाँ पर हो जाएगा 3λ/4। यहाँ बताइए आगे क्या लिखे हैं, आगे बताइए, 3λ/4 प्लस फिर λ/2 कर दें तो कितना होगा, हम्म 5λ/4, वेरी गुड, 5λ/4, फिर 7λ/4, ऐसे ही मिलेंगे सारे नोड के पॉइंट। ओके, जब R में 2a sin kx दिखेगा तो उस समय जो वेव का इक्वेशन होगा या स्टैंडिंग वेव का ऐसे ऐसे बनाएंगे, x = 0 पे 0, तो ये ऐसे बनेगा बच्चों। ओके, तो x बराबर 0 पे, यहाँ पे है 0, यहाँ पे देखिए नोड है, ये नोड के पॉइंट हैं ये सारे, और ये ऊपर वाले एंटी नोड के पॉइंट हैं। तो बताइए यहाँ पे ये दूरी होगी λ/2, यहाँ पे होगा लैम्डा, यहाँ पे होगा 3λ/2, यहाँ पे होगा 2λ, 2λ, फिर 5λ/2। देखिए क्या यही सब लिखा हुआ था ना, यही सब लिखा हुआ था, x बराबर 0 पे देखिए 0λ/2, ये देखो 0λ/2, फिर लैम्डा 3λ/2, फिर 2λ, ये सारे नोड के, और λ/4 देखिए, ये λ/4 पे देखिए एंटी नोड मिला है, फिर 3λ/4, फिर 5λ/4, फिर 7λ/4। कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। क्लियर है, लिखिए इसको। चलिए, क्वेश्चन ये है, इन ए रीजन ऑफ स्टेशनरी वेव सेटअप इज y = 4 cos πx/3
sin 40 pi t where x and y are in centimeter and time t in second. Find the amplitude and velocity of two component wave and also find the distance between two adjacent nodes. जरा करिए तो हमारे ये देखिए, इस इक्वेशन से कंपेयर करने के लिए आपके पास कौन सा इक्वेशन है? देखिए ये कॉस के साथ लगा हुआ है ना, तो y इज इक्वल टू होता है 2a cos kx sin ओमेगा t। कंपेयर करिए और जो जो वैल्यू है उससे जरा निकालिए। ओके, तो देखिए यहां से कंपेयर करेंगे तो k बराबर हमें दिख रहा है π/3 एंड ओमेगा बराबर 40 पाई। तो यहां से क्या क्या निकल सकता है? और 2a बराबर 4 सेंटीमीटर, 2a इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो a इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ये एम्पलीट्यूड हो गया कंपोनेंट वेव का। अच्छा, k बराबर होता है 2 पाई बाई लैम्डा, पाई गेट कैंसिल आउट एंड लैम्डा इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ओके, एंड फ्रीक्वेंसी भी बात कर लेते हैं। देखिए ये बराबर होता है 2 पाई n, पाई गेट कैंसिल आउट एंड n इज इक्वल टू 20 हर्ट्ज। लैम्डा इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 20 हर्ट्ज। और देखिए v बराबर होता है n लैम्डा। तो कंपोनेंट वेव का, ये कंपोनेंट वेव की वेलोसिटी, स्टेशनरी वेव की वेलोसिटी नहीं है ये देखो कंपोनेंट वेव की वेलोसिटी ये निकलेगी। तो n लैम्डा, n है आपका 20 इंटू 6 इज इक्वल टू 120, तो 1.2 मीटर पर सेकेंड। ओके, एंड आल्सो फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट नोड, उसको बोलते हैं बच्चों लूप लेंथ। लूप लेंथ इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 और लैम्डा इज इक्वल टू 6, यानी 6/2 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। कितने लोगों का ये सब सही है? ओके, गुड। चलिए अब इसी में मैं
थोड़ा और क्वेश्चन करता हूं इसी इक्वेशन से होते हुए। देखिए इसको, देखिए मैं हटा रहा हूं, ठीक है। इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, राइट इक्वेशन ऑफ कंपोनेंट वेव। कंपोनेंट वेव का इक्वेशन, जरा इस इक्वेशन को देखते हुए लिखिए तो, y1 बराबर क्या होगा एंड y2 बराबर क्या होगा। तीसरा पार्ट, प्लॉट द ग्राफ फॉर स्टेशनरी वेव। जैसे हमने अभी आपको बताया ना कि कैसे इक्वेशन बनते हैं, यहां पे आपको मैंने दिखाया कि 2a cos kx होगा तब कैसे बनेगा, 2a sin kx होगा तब कैसे बनेगा। यहाँ पे λ/4, 3 λ/4, 5 λ, यहाँ पे लैम्डा, तो लैम्डा आपको पता है और इक्वेशन से आप निकाल चुके हैं लैम्डा की वैल्यू, तो आप ग्राफ बनाते हुए वहां पे वैल्यू पुट करके जरा बताइए तो हम करिए। चलिए, तो y1 बराबर, मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, एम्पलीट्यूड a ऐसे लिखेंगे पहले, a साइन, क्योंकि कॉस है ना तो कॉस के एक्स है तो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और एक होगा a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो वैल्यू पुट करते हैं तो लिखेंगे 2 साइन ओमेगा इज 40 पाई टी माइनस पाई एक्स बाई 3, एंड द सेकंड इक्वेशन विल बी 2 साइन 40 पाई टी प्लस पाई एक्स बाई 3। ये लीजिए,
कंपोनेंट वेव का इक्वेशन हो गया। प्लॉट द ग्राफ फॉर इट, तो ग्राफ के लिए देखिए आप का ग्राफ ऐसे बनेगा, क्योंकि इक्वेशन में ये देखिए है, ये है आपका कंप्लीट आर। तो मैक्सिमा से शुरू होगा, तो यहां से स्टार्ट कर देते हैं, ये ऐसे बनेगा। x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे देखो लेमडा बाई 4, तो आपका है 6, लेमडा की वैल्यू 6 है, तो लेमडा बाई 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। फिर 3 ऐड कर देंगे, देखिए 4.5 सेंटीमीटर यहाँ पे, ये पोजीशन सब यहाँ से बताया जा रहा है लोकेशन। यहाँ पे फिर 3 ऐड कर देंगे 7.5 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पे 10.5 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद यहाँ पे 13.5 सेंटीमीटर। यदि किसी को डाउट है तो बताइए। x है जो कि सेंटीमीटर में है, और ये y भी सेंटीमीटर में है, और यहाँ वैल्यू हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, और यहाँ -2 सेंटीमीटर। कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। 2 सेंटीमीटर से -2 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 4.5, 7.5, 10.5, 13.5 ऐसे मिलेगा। ओके, इसी में मैं एक पार्ट और आपसे पूछता हूं। देखिए इसको मैं हटा रहा हूं। एंड द फोर्थ पार्ट इज फाइंड द फेज डिफरेंस between medium particle lie at पहला x is equal to 1 centimeter and x is equal to 2 centimeter, एंड दूसरा x इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। बताइए तो। मैंने 4 प्रॉपर्टीज लिखवाई थी आपको, उसी प्रॉपर्टी का ध्यान देते हुए एक बार मैं आपको और वो प्रॉपर्टीज दिखा देता हूं। देखिए
यही था वो कैरेक्टरिस्टिक्स कि पार्टिकल आर इन सेम लूप ऑक्सीलेट इन सेम फेज, यानी फाई बराबर हम 0 कहेंगे, और पार्टिकल आर इन नेबरिंग लूप या एडजेसेंट लूप ऑक्सीलेट इन अपोजिट फेज। आइए इस क्वेश्चन को देखें। तो ये जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 1 कहाँ पे है, x इज इक्वल टू 2 कहाँ पे है, हमने ग्राफ बना लिया है। अब उस पोजीशन को देखते हुए आप बताइए कि वह सेम फेज में होगा या अपोजिट फेज में होगा, नेबरिंग लूप में है या एडजेसेंट लूप में है या एक के बाद एक है। देखिए तो ये लो, ब्यूटी कुमारी π/3 बता रही है। ये नया ही कंसेप्ट निकाल दिया इसने। देखिए x इज इक्वल टू 1 वह पॉइंट कहां पर है, तो देखिए x इज इक्वल टू 1 कुछ यहां पे लाई करेगा, तो 1.5 है, तो 0 और 1.5 के बीच में, और x इज इक्वल टू 2 देखिए यहां पे कुछ लाई करेगा। तो दोनों एडजेसेंट लूप में है या नेबरिंग लूप में है, तो इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस फाई बराबर पाई होगा अपोजिट फेज में। वेरी गुड, जीत बहादुर, बहुत अच्छा। जीत बहादुर ने भी बताया, खुशबू ने भी बताया। ओके, और x इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। देखिए 1 यहां पे है और 5 आपका यहां पे आ गया, तो ये दोनों देखिए अपोजिट फेज में, ये दोनों अपोजिट फेज में, तो एक के बाद एक आ गया, एक को छोड़कर, तो ये दोनों जो हो जाएंगे इसके पार्टिकल्स सेम लूप में यानी सेम फेज में, यानी फाई बराबर 0। मुझे लग रहा है आप समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा, मैं अब ऐसे दे दूं कि इफ तीसरा मान लीजिए इसी में थर्ड, इफ x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, बताइए तो। x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, x इज इक्वल टू खुशबू ने बताया पाई, सृष्टि भी कह रही है पाई, प्रीति चौरसिया कह रही है ओके। ओके नहीं, आंसर दो। ठीक है, तो देखिए x इज इक्वल टू 2 इधर देखो, ये हो गया अपोजिट फेज, सेम फेज, अपोजिट फेज। तो इसी में देखिए x इज इक्वल टू 12 यहीं पे आएगा, इसी में x इज इक्वल टू 12 इसी में आएगा, 13 से पहले 10.5 से बाद में। तो x इज इक्वल टू 2 के बाद ये देखिए अपोजिट सेम अपोजिट, तो ये दोनों हो गए फाई बराबर पाई।
अब समझ में आ गया। अच्छा, कोई ऐसे दो पॉइंट जो दोनों नोड पे आ गए, मान लो x इज इक्वल टू 1.5 कह देता, x इज इक्वल टू 4.5 कह देता, कह देते हैं इसके बराबर, ये इनका पोजीशन फिक्स है, वह चेंज होगा नहीं, इनके बीच का फेज डिफरेंस 0, फाई बराबर ऑलवेज 0। तो जो दो नोड के पॉइंट कह देगा तो उनके बीच का ऑलवेज फेज डिफरेंस जो होगा वह 0 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने क्या क्या क्वेश्चन में निकाला, इसमें ओमेगा निकाल सकते हैं, के निकाल सकते हैं, लेमडा निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, और वेव स्पीड ऑफ कंपोनेंट वेव निकाल सकते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ कंपोनेंट वेव निकाल सकते हैं, ठीक, इक्वेशन ऑफ कंपोनेंट वेव निकाल सकते हैं, उसका ग्राफ बना सकते हैं और फेज डिफरेंस बता सकते हैं। इतना सारा हमने काम कर लिया। आयुष कह रहा सर समझ में नहीं आ रहा, पूरा ध्यान यहीं पे रखेगा तब ना, पूरा का पूरा। क्या नहीं समझ में आ रहा है जी इसमें? कल की क्लास जो थी वह किए थे तुम आयुष? कितने लोगों को समझ में आ रहा है वो थंब दें, कितने लोगों को नहीं समझ में आया ये वाला पॉइंट वह थंब डाउन करके दें। चलिए तो फिर मैं देखूं कितना कठिन चल रहा है। सभी लोग रिस्पॉन्स करिए, देखिए जिसको नहीं समझ में आ रहा वो थंब डाउन करेगा। ओके, सबको ही समझ में आ रहा है। आयुष थोड़ा ध्यान से देखो बेटा, ध्यान चीज़ों को समझो, ठीक है। और जो क्लासेज आप यदि छोड़ रखे हैं, पहली क्लास जो इस चैप्टर के लास्ट क्लास जो था उसको आप छोड़िए मत, उसको पढ़ जाइएगा, तभी उसी पे बेस चला है, चीज़ों को आगे हम लोग कंटिन्यू किए हैं। चलिए यहाँ पे आपको इक्वेशन दिया y इज इक्वल टू 10 साइन पाई x बाई 5 साइन 10 पाई t। तो आप सबसे पहले हमें एम्पलीट्यूड ऑफ कंपोनेंट वेव बताइए, दूसरा फ्रीक्वेंसी भी बताइए, वेव स्पीड भी बताइए, लैम्डा भी बताइए। पहले इतना हमें बताइए तो, और फिर उसके बाद दूसरे पार्ट में आप इक्वेशन बताइए ऑफ कंपोनेंट वेव, और फिर उसके बाद आप काम कीजिए, तीसरा पार्ट आप काम कीजिए, आप ग्राफ प्लॉट कीजिए, और फिर चौथे पार्ट में ये जो दिया हुआ है वो निकालिए। चलिए कीजिए तो। देखिए साइन साइन है, तो साइन साइन कब बनेगा? तो a बराबर हम लोग लिखेंगे क्या? a इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, वो दिख रहा है आपको फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा बराबर देखिए 4 पाई नहीं 10 पाई टी, 10 पाई। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 5 हर्ट्ज। अच्छा लेमडा कितना आएगा? तो देखिए लेमडा के लिए के बराबर आपका दिया 4 पाई बाई 5 इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा, पाई से यह 2 बन गया। दिस इंप्लाई दैट लेमडा इज इक्वल टू कितना हुआ 5/2 यानी 2.5 सेंटीमीटर, ये लीजिए। अब लेमडा इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर आ गया। अब इक्वेशन आप पे मैं छोड़ देता हूँ, इक्वेशन आप कीजिएगा। ग्राफ की बातें कर लेते हैं। ग्राफ देखिए साइन से स्टार्ट है, तो ये ऐसा ग्राफ बनेगा बच्चों इसका, स्टैंडिंग वेव का। ये x बराबर 0। अच्छा 2.5 है तो ये लेमडा बाई 2 डिस्टेंस होगा, तो 1 पॉइंट कलर चेंज करते हैं 1.25, फिर ये हो जाएगा 2.5,
फिर हो जाएगा 3.75, ऐसे ही आगे मिलता चला जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। खुशबू ने सही किया, मोनिका, ब्यूटी, जीत, आशुतोष, काजल, रवि। तो x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 1 देखिए आपका यहाँ लाई करेगा, x इज इक्वल टू 2 इसमें लाई करेगा, इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस बराबर हो जाएगा पाई। लीजिए, और इक्वेशन आप खुद से आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो इसके बाद भी हम लोग रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा। तो यहाँ तक आप पढ़ के आइएगा, और सीट जो है आप साइट पे जो अपलोड है वेव की, उससे क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू।